Good morning, friends. Today we'll study about Coulomb's force between two-point charges in dielectric medium. Coulomb force. Coulomb force between two charges in dielectric मीडियम। अगर हिंदी में बोलते हैं तो प्रावैद्युत माध्यम में दो बिंदुवत आवेशों के बीच लगा कूलम्ब बल का मान। तो फ्रेंड्स, एट फर्स्ट हम लोग दो चार्ज लेते हैं। ये दो चार्ज लिए, इसको मान लेते हैं Q1 और इस चार्ज को मान लेते हैं हम लोग Q2। और दोनों चार्ज के जो बीच एक डिस्टेंस होते हैं, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं, उसको हम लोग R से डिनोट करते हैं। अगर आप पीछे की वीडियो को देखेंगे तो उसमें हम लोग कूलम्ब फोर्स पढ़ चुके हैं। और ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रावैद्युत माध्यम। इसको बोलते हैं प्रावैद्युत माध्यम। अब प्रावैद्युत माध्यम क्या होता है? प्रावैद्युत माध्यम के मतलब ये होता है कि इन दोनों के बीच, ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये दो चार्ज के बीच ऐसा चीज रखेंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस ना हो, इलेक्ट्रिसिटी गमन ना करे। हमने रख दिए इसके बीच में मान लो पेपर रख दिए, या प्लास्टिक रख दिए, या रबर रख दिए। इस तरह के चीज को हम लोग इस तरह इसके बीच में दो चार्ज के बिटवीन में रख देते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोलते हैं इसको। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गया मेरा। अब हम लोग देखते हैं कि दो चार्ज के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहने पर, अगर दो चार्ज के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम रहने पर, अगर हम लोग लिख सकते हैं, एक पॉइंट लिख सकते हैं कि यदि दो चार्ज के बीच, यदि दो चार्ज के बीच डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ, प्रावैद्युत माध्यम रखा जाता है। माध्यम रहने से क्या होता है? विद्युत माध्यम रहने से बल का मान घट जाता है। बल का मान क्या होता है? घट जाता है। अगर ये दो चार्ज के बीच अगर हम लोग इसमें वैक्यूम रखते हैं, क्या रखते हैं? वैक्यूम रखते हैं। और अगर इसके बीच हम लोग एयर रखते हैं, ये दोनों चार्ज के बीच एयर रखते हैं, तो इसमें जितना फोर्स होगा उतना फोर्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच नहीं लगेगा। यानी क्या होता है? घट जाता है। तो ये मेरा एक पॉइंट हो गया। अब दूसरे की ओर अगर हम लोग चलते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं, तो अगर हम लोग लिख सकते हैं, इसके अपोजिट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखते हैं। तो इसके अपोजिट हम लोग ये लिख सकते हैं कि जब दो चार्ज के बीच, जब दो चार्ज के बीच क्या हो? वैक्यूम हो, या फिर क्या हो? या एयर हो। क्या हो? या एयर हो। वैक्यूम हो या एयर हो, तो
फोर्स का मान अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। यानी कि हम लोग जान सकते हैं कि जब दो चार्ज के बीच हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रखेंगे तो वहां फोर्स का मान कम हो जाएगा, और जो जब दो चार्ज के बीच वैक्यूम यानी कि रिक्त रहेगा, निर्वात में रहेगा या एयर होगा, तो वहां फोर्स का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऐसा माना जाता है। अगर हम लोग ये देखते हैं कूलम फोर्स देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कूलम फोर्स, क्या देखते हैं कूलम फोर्स, हम लोग कूलम फोर्स पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, अगर एयर में हो तो इसको ए से डिनोट किए एयर के लिए। अगर इसमें देखते हैं तो इसका हम क्या वैल्यू पढ़े हैं, 1/4πε0 पढ़ चुके हैं, ये पढ़े हैं। और क्या पढ़े हैं कि Q1 और Q2 बाय R का स्क्वायर पढ़े हैं। और फोर्स का जो SI होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। ये बात हम लोगों ने पढ़े हैं। अगर हम लोग जाते हैं तथा बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक में, अब तो ये एयर पढ़ लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स, अगर हम लोग बोले कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में फोर्स, तो मीडियम में कुछ होगा तो हम लोग इसको क्या करते हैं, FM से डिनोट कर देते हैं। अगर इसको हम लोग FM से डिनोट करते हैं तो इसको क्या करते हैं, 1/4πε0 तो लेने हैं, ये लिए हम लोग ε0, और क्या एक कांस्टेंट हम लोग के लिए जो प्राप्त, जिसको हम इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को बोलते हैं। और Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ये हो गया, ये दोनों हो गया, ये आ गया। अब हम लोग लिख सकते हैं, इसके बीच लिख सकते हैं कि वेयर, अब हम लोग लिख सकते हैं कि जहां क्या के जो है मेरा, जिसको हम लोग के बोलते हैं, के क्या नाम क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसके बदले हम लोग एप्सिलॉन आर भी लिखते हैं। इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसके नाम से इसको लोग डिनोट करते हैं। तो अब देखिए, अगर हम लोग और आगे को देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग FM लेते हैं करके देखिएगा आप, FM लेते हैं तो क्या था, FA फोर्स किसमें, वैक्यूम में, फोर्स किसमें, मीडियम में, F/ε0, जिसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ये बोलते हैं अगर हम लोग यहाँ FM, हम लोग पहले पढ़े हैं कि ये दोनों बराबर पढ़े हैं, अगर FM लेते हैं तो इसको FA/K भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग K = εr भी डिनोट कर सकते हैं। ऐसा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अगर इस K को, जो यहाँ हमारा K है, ये क्या है, K है, इस K को अगर हम लोग फ्री करते हैं तो क्या होता है, K = FA/FM, इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं K को, या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग भी देखे, क्या जाने कि द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर एंड इन मीडियम,
दो पॉइंट चार्ज के बीच क्या लिखेंगे, दो पॉइंट चार्ज के बीच, दो पॉइंट चार्ज के बीच वेकम या एयर में, वेकम या एयर में लगे फोर्स, लगे बल, वेकम या एयर में लगे बल तथा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, तथा डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, मीडियम में, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में देखिए एफ एम के अनुपात को, अनुपात को ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं के इक्वल, क्या पढ़ चुके हैं, के इक्वल टू एफ ए बाय क्या, एफ ए बाय एफ एम, और हम लोग पढ़े हैं कि के इक्वल टू एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ ए बाय एफ एम, तो ये रेशियो आ गया। तो ये जो हम लोग जिसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, जो ही बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ देखते हैं हम लोग ये होता क्या है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये क्या होता है, तो ये जो होता है ये यूनिट लेस होता है, इसमें इसका कोई यूनिट नहीं होता है, के का कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिट लेस जो ये होता है, ये यूनिट लेस तथा डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ना तो कोई यूनिट होता है ना उसका कोई विमाय होता है, डायमेंशन लेस होता है, ऐसा इसमें बताया गया है। अब हम लोग आगे चलते हैं, जब हम लोग आगे चलते हैं इसको देखते हैं, आगे जाकर देखते हैं इसको, तो यहाँ पर देखते हैं कि एफ ए जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ ए ग्रेटर हमेशा बड़ा होता है एफ एम से। हम पहले बोले कि अगर किसी दो चार्ज के बीच वहां वेकम हो या फिर क्या हो, एयर हो, तो उसका क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, हाँ, कि किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम में कम होगा, इसमें क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस बात को हम लोग यहाँ इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो के का जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन होगा या एक होगा, के का जो वैल्यू होगा एक होगा या एक से क्या होगा, ज्यादा होगा, या फिर हम लोग ये जो एप्सिलॉन जो आर होता है, ये जो होता है इसको भी बोल सकते हैं, कि इसको भी बोल सकते हैं ऐसा, तो इसको भी हम लोग उस तरह लिख सकते हैं वेकमता एयर के लिए। अब देखिए वेकमता एयर, जहाँ की वेकम हो और ये एयर हो, तो वहां पर के का वैल्यू क्या होता है, तो वेकम तथा एयर के लिए, एयर के लिए, वेकम तथा एयर के लिए, वेकम तथा एयर के लिए के का जो वैल्यू होगा, के का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, या फिर एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू होगा सापेक्षिक, हाँ, जो ये इसका जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। ये दोनों बात को हम लोगों को याद रखना चाहिए। इसके बाद देखते हैं आगे, जब चलते हैं हम लोग देखते हैं कि मीटर या कोई कंडक्टर, मीटर या कोई कंडक्टर, मान लेते हैं कोई मेटल है, मेटल या कंडक्टर, कंडक्टर जानते हो, जिससे होकर के कंडक्टर, कंडक्टर जिसको हम लोग चालक बोलते हैं हिंदी में। कंडक्टर का मतलब ये होता है कि जिससे होकर के धारा प्रवाह हो जाए, जिससे होकर के धारा प्रवाह
हो जाए। तो इसमें ये मेटल हो या कंडक्टर हो, तो इसके लिए के का वैल्यू क्या होगा? इसके लिए के का जो वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? अनंत होगा। वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगर हम लोग अब यहां देखते हैं कि अगर हम लोग एफ एम और ऊपर में लिखे थे एफ ए और नीचे के इसका रहेगा, अगर के का वैल्यू हम लोग इन्फिनिटी करते हैं और किसी भी चीज को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो इसके मीडियम में कभी कभी इसका जीरो भी हो सकता है, ऐसा होता है। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग एगो एनसीईआरटी का जो बुक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो वीवीआई क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं पहले, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी बुक से, एनसीईआरटी बुक से एक क्वेश्चन होता है जो कोई आते हैं कि इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच लगे इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच लगे इलेक्ट्रिक फोर्स तथा जिसको हम लोग विद्युत बल भी कहते हैं, तथा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, माने कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगे इलेक्ट्रिक फोर्स तथा ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें। यानी कि हम लोग जो दो चार्ज के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और जो दो चार्ज के बीच उसके मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, उन दोनों के बीच हम लोग तुलना करेंगे। तो तुलना क्या करेंगे? तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं इसको? एक बात देते हैं, विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, हम लोग उसका क्या वैल्यू पढ़े? तो हम लोग पढ़े F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये पढ़े, कितना पढ़े? और के का वैल्यू भी दे दिया था, क्या था? 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बात भी हम लोग देखे हैं, पढ़े हैं, जाने हैं। अब इसके बाद अगर चलते हैं हम लोग, अगर हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि Q1 और Q2 दो चार्ज था, यहाँ पर ये Q1 और Q2 दो चार्ज है। इसको मान लेते हैं कि ये E है, E मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, जो भी है, इसको हम लोग मानते E है। इसको मान लेते हैं E फॉर, इसको हम लोग मानते हैं इलेक्ट्रॉन था, ये चार्ज का क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा जो चार्ज है Q2 मान लेते हैं, ये प्रोटॉन है। क्या है? प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है। अब हम लोग देखते हैं और ये दोनों पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन जो वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। ये होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। अगर हम लोग इस पे अब जाते हैं, इस पे चलते हैं, हम लोग यहाँ देखते हैं कि अगर इसको हम लोग Fe से डिनोट करते हैं, मान लो Fe से, तो के इसके लिए भी E माने, Q1 भी E माने, Q2 भी E माने, और नीचे तुम लोग आर स्क्वायर ये लेते हैं, ये लेते हैं। अगर इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं तो हम लोग क्या करते हैं? के ई स्क्वायर बाय क्या? आर स्क्वायर, ये लेंगे। के कांस्टेंट राशि है, इसका वैल्यू है 9 इंटू 10 और 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये बात मेरा आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे, अगर बढ़ते हैं, इसको मिटा कर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको, तो हम लोग बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का। किसका? गुरुत्वाकर्षण बल का। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आप लोग कि गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है। कि इसमें होता है कि दो मास होता है,
एक को हम लोग M1 मानते हैं, एक को हम लोग M2 मानते हैं। एक को M1 मानते हैं, एक को क्या मानते हैं, M2 मानते हैं। और ये दोनों फोर्स के बीच जो होता है, दोनों मास के बीच जो होता है डिस्टेंस को हम लोग R मान लेते थे। तो इसको हम लोग बोलते थे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका यूनिट है। तो हम लोग Fg मान लेते हैं, इसको हम लोग G Fg मान लेते हैं। तो क्या मान लेते हैं, इसका हम लोग पढ़े हैं G M1 M2 बाय R स्क्वायर, ये दोनों पढ़े हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, Fe पढ़े हैं, मैंने कि इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़े हैं कि E स्क्वायर बाय R स्क्वायर, और जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े हैं वो पढ़े G M1 M2 बाय R स्क्वायर। अगर दोनों के बीच हम लोग अब तुलना करते हैं, क्या करते हैं, दोनों के बीच तुलना करते हैं, तो देखते हैं करके क्या, इसलिए हम लोग देखते हैं, इसलिए क्या होता है Fe बाय Fg करते हैं। तो Fe का वैल्यू कितना होगा, Fe का वैल्यू होता है K E स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू, अगर इसके नीचे रहता है तो पलट जाता है, वो देख सकते हैं R स्क्वायर बाय G M1 M2। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर हम लोग इसको क्या करते हैं, निगेट कर देते हैं, तो ये कितना आता है, ये सीधा आता है, इसका वैल्यू आता है वो कितना आता है, बराबर K E स्क्वायर बाय क्या G M1 M2 आता है। तो यही पर ये क्या हो गया कि Fe और Fg का वैल्यू ये यहाँ तक लिखेंगे तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इसको हम लोग भी करना चाहिए। इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा चीज पढ़ते हैं। तो आप लोग इसको उतारते भी जाइए और नोट्स बना दीजिए, वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसका नोट्स भी बनाइए। यानी कि इस द फ्यूचर एकेडमी बाय कपिल सर, इस पे आपको 11 और 12 का फिजिक्स का सारा नोट्स आपको मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, वेक्टर फॉर कूलम्ब्स लॉ, यानी इसको कर सकते हैं हिंदी में कूलम्ब का नियम का सदिश रूप, कूलम्ब्स के नियम का सदिश रूप, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ क्या देते थे, कूलम्ब्स के नियम में क्या पढ़ते थे, बार बार पढ़ते थे कि दो चार्ज लिए, हमेशा दो चार्ज लिए, ये दोनों के चार्ज का एक हम लोग Q1 मान वैल्यू लेते थे, एक को Q2 वैल्यू लेते थे। अब दोनों के बीच एक लेते थे कि इसके बीच जो दूरी है उसको हम लोग डिस्टेंस को R मानते थे, R मान लिए। तो R मान लिए, तो ये अब देखिए बच्चों, फ्रेंड्स इसको ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है यहाँ पर, ये Q1 पे भी Q2 फोर्स लगाएगा और Q2 पे भी Q1 के कारण फोर्स लगेगा, यानी कि ये भी इस पे फोर्स लगाएगा और ये भी इस पे फोर्स लगाएगा, दोनों लगाएगा। अगर F1 पे, इसको हम लोग F1 मानते हैं, F12 ये हो गया, F12 हो गया, और इसको मान लेते हैं F21। यहाँ लिख सकते हैं फिगर से चार्ज Q2 पर Q1 के कारण लगाया बल। अगर हम लोग फिगर को लेते हैं, ये फिगर जो मिल रहा है, फिगर को लेते हैं, ये फिगर लेते हैं, फिगर से देखते हैं कि चार्ज जो है मेरा, ये चार्ज जो है क्या है, चार्ज है Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया बल। हाँ, तो फिगर से देखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि F किस पे लगाया, Q2 पे लगाया, Q2 पे फोर्स लग रहा है,
F21 लिखते हैं इसको। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर किधर से किधर रहेगा, तो आर स्क्वायर और ये आर कैप रहेगा, यहाँ से कहाँ तक आर कैप, आर कैप कहाँ से 1 से 2 की ओर फोर्स कितना लगेगा 1 से 2 की ओर, उधर की ओर लगेगा फोर्स, इस पे फोर्स लगेगा। अगर ये देखते हैं हम लोग, अगर हम लोग तथा अगर दूसरा बात चलते हैं तथा देखते हैं अब कि इस पे फोर्स लग रहा है, किस पे, कि किस पे Q2 पे, किस पे Q2 पे अब फोर्स लग रहा है कि चार्ज Q1 पर, चार्ज Q1 पर, चार्ज तथा चार्ज Q1 पर, चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल, तो क्या होगा, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, तो इसको हम लोग मानते हैं F12, तो हम लोग इसको एक क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है F12, तो इसको F21 मान लेते हैं, तो वहां हो रही है F21 लिए, तो इसको क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और ये आर कैप 2 से 1 की वही फोर्स लगा, तो ऐसा लगता है। तो हम लोग इसको और थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, यहाँ देखते हैं हम लोग एक चीज देखते हैं कि वेयर, जहां वेयर देखते हैं वेयर आर कैप 1 2 तथा आर कैप यूनिट वेक्टर 2 1 क्या है, R21 यूनिट वेक्टर है, क्या है यूनिट वेक्टर है, इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। और इसके बाद हम लोग जब देखते हैं, ये देखते हैं कि आर कैप 1 2, इसको भी 1 ले लिए, आर कैप 2 1, इसका भी वैल्यू 1 हो गया। ये दिशा किधर से किधर की ओर फोर्स लगाता है, दिशा जो आर कैप 1 2 जो है इसका वैल्यू 1 हुआ, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर फोर्स लगाता है ये। और ये जो R21 है इसका जो डायरेक्शन है, जिसको दिशा बोलते हैं, Q2 से Q1 की ओर ये फोर्स लगाता है। तो ऐसा कर गया, यानी कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से क्या स्पष्ट है, क्या इसमें हम लोग जाने, तो कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से, कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से यह स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि प्रत्येक चार्ज दूसरे चार्ज पर समान बल लगाता है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि F21 इक्वल टू F12, क्या है फोर्स समान है लेकिन उसका क्या है डायरेक्शन अलग अलग है, इस बात को हम लोग भी दर्शा सकते हैं। तो यहीं तक मेरी फ्यूचर एकेडमी बाय कपिल सर, इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।